बताऊँ उससे पहले एक बेसिक पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अनुराग यादव है। मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिप्टी डायरेक्टर पद पे हूँ। अभी मेरी पोस्टिंग बस्ती डिस्ट्रिक्ट में थी, अभी लखनऊ में है। और यूपी पीसीएस 2024 में मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट में रैंक 9 आई है, जैसा कि सर ने बताया। ये मेरा इंट्रो था। इसके बाद जैसा सर ने मुझे बुलाया है कि आप लोगों को एक बार अगर आपकी कुछ क्वेरीज हों या आपको कुछ लगता हो, तो मैं अपनी बात रखने से पहले आप लोगों से एक दो क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि आपको किसी चीज़ में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है या अपनी तरफ से कुछ पूछना है, तो वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि मेरे पास तो बताने को भी बहुत कुछ है और ओपन एंडेड है। शायद वो उसमें से कुछ आपके काम आए ना आए, पर आप क्या पूछना चाहते हैं वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। तो आप में से कुछ भी अगर अपनी कोई क्वेरी हो प्रीलिम्स मेंस तैयारी के लिए, वो एक बार आप सर करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सर? करंट अफेयर की स्ट्रेटजी ये है कि आप बैठ बैठ जाइए। आप डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे कुछ पढ़ते हैं करंट अफेयर? सर डेली बेसिस पर सर पढ़ता हूँ सर। डेली बेसिस पे है। Yes, डेली बेसिस पे ना आप करंट अफेयर बहुत डिटेल में डेली एक दिन में कुछ नहीं होता, तो आप उसको टच में रखिए। फिर जब एग्ज़ाम आता है तो कोचिंग से भी आपको मटेरियल मिलता है, और जो मंथली मैगजीन या ईयरली मैगजीन आती हैं एग्ज़ाम से पहले, उसको आप मल्टीपल रिवीजन करिए, तो उतना काफ़ी रहता है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि कोचिंग का जो मटेरियल रहता होगा आपको कंपाइल करके मिलता होगा, एक वो पढ़ लीजिए। और एक से दो मटेरियल जो है, मतलब जैसे करंट अफेयर में ये रहता है कि ओपन एंडेड है, कोई अंत नहीं है। तो अब जो है करंट अफेयर का सिस्टम ये हो गया है कि कोई एक पर्टिकुलर मैगजीन शायद ना हो, पर दो से ज़्यादा भी नहीं है। तो कोई भी दो आप अच्छी मैगजीन, एक कोचिंग की और एक कोई और, एग्ज़ाम से पहले अगर अगर कोचिंग से आपको मिल रहा है मान लीजिए मंथली बेसिस पे, तो अगर ईयरली एग्ज़ाम से पहले कोई कंपाइल कर रहा है तो वो पढ़ लीजिए। और एक एग्ज़ाम से पहले 2-3 मैगज़ीन आती हैं, उसमें से कोई एक आप अच्छा ले लीजिए, और 2 मैगज़ीन इनफ होंगी। कभी भी करंट अफेयर में इस सोर्स में मत जाइएगा कि मैं सारी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लूँ, उसका कोई अंत नहीं है। इवन करंट अफेयर नहीं, प्रीलिम्स में, मेंस में, जीएस में, हिंदी में, किसी भी चीज़ में सोर्स को बहुत लिमिटेड रखिए। तो करंट अफेयर के लिए मैं 2 ही सोर्स बोलूँगा, कोई भी 2 मैगज़ीन, एग्ज़ाम से पहले मल्टीपल रिवीजन, एटलीस्ट 4 से 5 बार आपका रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि आप पीवाईक्यूज़ वगैरह देखते हो कैसे yes, आते हैं? अब करंट अफेयर आपने देखा होगा तो बहुत 2024 में बहुत ट्रिकी सा आया था, है ना? तो करंट अफेयर अब जैसे पहले यूपी पीसीएस में ये देखा होगा आपने कि आप पढ़ लो कि ये घटना कहाँ हुई है, मान लीजिए ये सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो एक करंट अफेयर बस ये है, इस पे क्वेश्चन हो जाता था। अब आपको मल्टीपल रिवीजन इसलिए चाहिए कि उसकी डिटेल में भी जाना पड़ेगा, ये सम्मेलन कहाँ हुआ है, कौन से नंबर का था, और पिछली बार कहाँ हुआ था, 3 स्टेटमेंट टाइप के आ जाएंगे। तो 2 मैगज़ीन को कम से कम 5 बार आपको रिवाइज़ करिए, और हर करंट अफेयर की डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट से सवाल बन रहे हैं। तो ज़्यादा जैसे जब वन लाइनर करंट अफेयर आते थे, तो आप मल्टीपल मैगज़ीन में पढ़ लेंगे, एक-एक लाइन पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में रहता है। पर इस बार आपको अब भविष्य में आपको डिटेल में भी जाना पड़ेगा, तो इतना काफ़ी रहता है। हाँ, उसका हाँ, माइक ले लीजिए एक बार। अगेन हाँ, एक बार पूछिए। सर से सिलेबस खत्म कर रहे हैं, ज़्यादा सिलेबस है तो उसको रिवाइज नहीं हो पा रहा है। ओके, तो इसमें मैं एक आप जहाँ पढ़ते हो स्टडी टेबल है, जी आपकी बुक्स रखी हैं? यस कितनी बुक्स हैं आपके पास? सर, जितना पढ़ना होता है बस उतनी रखती हूँ, बाकी सेल्फ में रख देती हूँ। सेल्फ में, अगर आपके जी पास सेल्फ में बुक्स रखी हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बुक चाहिए, तो क्या आपको एग्जैक्ट पता है कि यस सर ये बुक शेल्फ में कहाँ रखी है? यस सर। क्यों? इसलिए कि ज़्यादा बुक हैं या कम हैं, पर आपने उसको स्ट्रक्चर किया, इसको इंडेक्सिंग ऑर्गेनाइज्ड। बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में। उसी तरह सिलेबस बहुत है, एक तो आपको उसे माइंड में लिमिटेड करना है, और दूसरी चीज़ आपके दिमाग में स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि हिस्ट्री में एंशियंट, मॉडर्न, मिडिवल है सपोज, इतना ही मेरे पास नोट्स हैं, इस नोट्स में इतना इस पेज पे या इस पेज तक या इस बुक में मिडिवल है, इसमें एंशियंट है, और मुझे इतना ही पढ़ना है। होता क्या है प्रीलिम्स का, मैं आपको बताऊं, मेंस का भी आप ये चीज़ फील करोगे, प्रीलिम्स का मैं बताऊं, सोर्सेज के साथ क्या होता है। जैसे आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हो, आपने एक नोट्स पढ़ा, वो अच्छे से पढ़ लिया, आपकी टेस्ट सीरीज में या आपके यूपी पीसीएस के पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा जो आपके नोट से नहीं आएगा, ऐसा होता है। या घटना चक्र जैसे एक है पीवाईक्यूज के लिए, वहाँ से नहीं आएगा, तो आप
आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप कभी इस सेंस में मत जाना कि यार ये वाला जो उसमें से कोई एक आएगा बोलेगा देखो यार इस बार ये क्वेश्चन इस बुक से आ गया था, तो आप ना सोर्स को कभी फॉलो करने मत जाना कि अब मेरा मेरा ये जो सोर्स है ये तो मैंने पढ़ लिया है, पर देखो इस बार का क्वेश्चन मान लो तमिलनाडु एनसीईआरटी से आ गया तो अब मैं वो भी पढ़ता हूँ। इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई तुक नहीं है। उस एक क्वेश्चन के लिए जो रिस्क टू रेशियो होता है वो बहुत ख़राब है। इसके लिए देखिए मेरा सिंपल सा लॉजिक था, जितने नोट्स आपके हैं, एक आपका मतलब अपना कोचिंग का नोट्स या आपका बनाया हुआ नोट्स, जैसे मैंने तो सेल्फ बनाया था, और जो पीवाईक्यू के नोट्स होते हैं, पीवाईक्यू होता है, उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आ गया बाहर से तो लीव इट, डोंट चेज द सोर्स। यार ये क्वेश्चन इस बुक से आया था तो अब मेरे तो नोट्स काफ़ी नहीं है, मैं सोच रहा हूँ ये वाली बुक भी पढ़ लूँ। ये आपको आपका समय बहुत वेस्ट करेगा, और कहीं का अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो डेढ़, आपको पता होगा पीसीएस का कट ऑफ कितना जाता है, 120 नंबर 200 में से अप्रॉक्स, मतलब अगर मैं मानूँ तो 80 नंबर तो छोड़ सकते हैं। तो आप ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा, मैं छोड़ दूंगा, पर इस क्वेश्चन के लिए मैं सोर्स नहीं बढ़ाऊंगा अपने। पीसीएस में प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, अपने सोर्स को रिस्ट्रिक्ट करना और ये मेंटल बार बार अपने को समझाते रहना कि भाई इसमें से आएगा तो मुझे एक भी गलत नहीं करना है, और अगर इसके बाहर का आया तो मैं हैप्पी हूँ कि मेरा गलत हो जाए, पर मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगा कि ये कहाँ से आया और मैं ढूंढ के वो बुक भी पढ़ूँ। ये मतलब ये बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, पर ये इतनी बड़ी चीज़ है कि लोग इसके चक्कर में पागल हो जाते हैं कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, और वो किसी चीज़ को रिवाइज नहीं कर पाते हैं। मेरे पास हिस्ट्री की मैं आपको दिखाऊंगा, अगर एक मैं फोटो आपको अगर भेजूंगा थोड़ी देर में, एक पेज की भेजूंगा, वो मेरे नोट्स हैं। मैंने उसको कम से कम नहीं तो मतलब एक बार मेरे वो नोट्स बन गए, कोई भी पेपर होता था, पीसीएस 24 हुआ 25 हुआ, मुझे 15 दिन चाहिए होते थे सारे सब्जेक्ट, या 10 दिन में मैं उसको मल्टीपल रिवाइज करके कोई भी एग्जाम देने चाहता था, हो जाता था। उस नोट से आया तो ठीक है, मेरा गलत नहीं होगा, उस नोट्स के बाहर आया तो 99% लोगों का गलत होगा, ठीक है। और 99% लोगों का जो क्वेश्चन गलत होता है उससे कट ऑफ नहीं बढ़ती है। उससे आपको ये माइंड नहीं करना यार ये मेरा गलत हो गया इसका सही होगा, उसका कोई और सही होगा तो आपका कोई और सही हो जाएगा, पर उससे कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। कट ऑफ किस चीज़ से क्लियर होती है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो ऑब्वियस क्वेश्चन है, वो गलत नहीं होना चाहिए। और वो कब नहीं गलत होगा, जब आपका फोकस ये रहेगा कि जो मेरा नोट्स है उसको मैंने इतनी बार रिवाइज किया कि यार ये वाला क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, इसके अलावा जो क्वेश्चन आ गया हो गया गलत, छोड़ दो, उसको माइंड भी मत करो। आप ये मत सोचो यार ये क्वेश्चन गलत हो गया, उसने तो तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ी थी या उसने जीसी लॉन्ग ज्योग्राफी की पढ़ी थी, उसमें से उसका सही हो गया, हो जाने दो, उससे कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। कट ऑफ बढ़ता है रेगुलर क्वेश्चन से। तो आपने प्रीलिम्स में जो आप बोल रहे हो कि सोर्स सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है पर सोर्स आपके लिमिटेड हैं। जैसे सोर्स, जैसे प्रीलिम्स का हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस का सोर्स लिमिटेड करो, सिलेबस बड़ा होने दो। तो उस सिलेबस में या उस सोर्स में अगर आपका 80% भी सिलेबस आ गया, देन 80-90 आ गया, तो देन एनफ 10% सोर्स के लिए आपको और बुक्स नहीं पढ़नी है, उसको छोड़ दो, वो क्वेश्चन गलत हो गया चलेगा। सर ऐसे कर सकते हैं कि एक दिन में 2 बुक्स पढ़ें सब्जेक्ट कवर करने के लिए और एक रख लें रिवीजन के लिए, ऐसा? 2 बुक मतलब? जैसे पॉलिटी उठा ली, हिस्ट्री उठा ली एक साथ, हाँ 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 तो उसको सिलेबस कवर करते जा रहे हैं, हाँ हाँ और एक उसी को उठा लें हाँ उसी में हाँ, रिवीजन रिवीजन तो के लिए। बहुत ही ज़रूरी है। रिवीजन का फिर ऐसा है कि जैसे दो आप, अगर आप 3 भागों में अपनी पढ़ाई को बांट रही हैं, डे के 3 शेड्यूल में बांट रही हैं, तो 2 तो आप पढ़ रहे हो, और उसी को मेरा मानना है रिवीजन का तो ऐसा है कि आपके अगर नोट्स कंफर्म हो गए कि अब मेरे को इतने ही पढ़ने हैं, तो आप जितनी बार उसको पढ़ लोगे, अब चाहे आप उसको एक रिवीजन का पार्ट ले लो या एक बार बुक पूरी खत्म हो जाए उसको हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार फिर से रिवाइज कर लो, वो जैसे आपके ऊपर है कि आप उसको, जैसे होता है कि मैंने एक चीज़, मेरे नोट्स फिक्स हो गए तो मैंने उसको हफ्ते में रिवाइज कर लिया तो मेरा रिवीजन हो गया। कुछ लोग जल्दी भूल जाते हैं तो वो जल्दी रिवाइज करें, बट इसमें सजेशन मेरा ये है कि नोट्स नहीं बढ़ाने हैं अपने, सिलेबस बड़ा है, नोट्स कंफर्म मतलब फिक्स रखने हैं, नहीं बढ़ाने हैं। उसी में आप जैसे जो आपके नोट्स हैं उसी में कोई नई चीज़ मिली ऊपर नीचे कहीं पेन से ऐड कर लीजिए, पर कहो कि एक नया प्रिंट आउट निकाल लेंगे इसको भी पढ़ लेंगे, वो मेरे हिसाब से वो घातक साबित होता है। एंड में आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो कि यार मेरे पास ये नोट्स था, मैं सारे रिवाइज भी नहीं कर पाया, और आप लो कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाते हो, और आपके नोट्स लिमिटेड हैं तो आप हाई कॉन्फिडेंस में जाओगे कि यार ये मेरे नोट्स हैं, इसको मैं सारा रिवाइज करके गया हूँ, इसमें से आएगा तो मैं गलत नहीं करूंगा, इसके बाहर का आएगा तो आई डोंट केयर, गलत हो जाए कोई बात नहीं, उससे कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। ये मतलब बहुत सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं होती, साइकोलॉजिकली आपको बहुत अच्छा साउंड करता है अगर आपके नोट्स कम है। मेरे तो बहुत ही कम नोट्स हैं, तो पर सर मैं उसमें से नोट्स गलत नहीं करता हूँ। नोट्स बनाने कैसे बनाएं? नोट्स जैसे सब देखिए, कुछ नोट अपने करना। हाथ से बनाए हुए नोट्स का तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, ये आप लोग भी जानते होंगे।
जैसे अगर कोई प्रिंटेड मटेरियल मिला है पर अपने हाथ से बनाने का, पर मेरा सजेशन ये है कि आपको इसमें सर इनका जैसे कैसे सब्जेक्ट वाइज रहता है। जैसे अभी इन्वॉल्वमेंट चल रहा है, हाँ तो मीन्स और प्री का कंबाइन हो वैसे, हाँ ताकि दोनों नहीं ठीक है। तो आप लोग जैसे जब को क्लास में आपको पढ़ाते हैं तो आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं कि प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं? तो वो काफ़ी हैं। उसके अलावा नोट्स में मैं आपको बताऊं कि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर, प्रीलिम्स में सबको पता होगा कि वो जो घटना चक्र के प्रीवियस आते हैं 30 साल 40 साल की जो भी बुक आती है उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो मैंने तो ये किया था कि वो जो पीवाईक्यू होते हैं उसी के ही नोट्स बनाए थे बस, हाँ सर, ये पूछना था। है ना। अब मैं अगर आपको एक एक मैं आपको सर भेज दूं क्या, एक बस एक पेज बस आप इनको दिखा दीजिए, मैं आपको एक सजेशन दे मतलब एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सर घटना चक्र कितना हेल्प करती है कितना प्रीलिम्स नहीं, क्लियर सारा ही करने में? हेल्प करती है, सब कुछ सर उससे हो सिर्फ जाएगा। घटना चक्र अगर हम अच्छे से कर लें हाँ हाँ तो हाँ प्रीलिम्स हो जाएगा। हाँ, उसी से ही होगा। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो शायद आपके 10% चांस हैं, और मुझे व्हाट्सएप पर हाँ, और अगर आपने सिर्फ वो पढ़ा तो शायद आपके 95% चांस है। कोई भी बुक नहीं पढ़ी, बुक लेकिन कोचिंग है या बुक है वो कॉन्सेप्ट के लिए भी ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से। और देखो मैं आपको 2-3 चीज़ें भेजता हूँ। ठीक है, घटना चक्र आप लोग कैसे पढ़ते हो? घटना चक्र आप लोग कैसे पढ़ते हो सभी सर लोग? पहले मैं कोई चैप्टर पढ़ती हूँ, उसके हाँ बाद उससे क्वेश्चन देखती हूँ। हाँ, तो या क्वेश्चन फिर पहले क्वेश्चन देख लिए फिर मैं चैप्टर पढ़ती हूँ तो पता होता है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये एक मिनट में आपको, आपका व्हाट्सएप खुला है सर? घटना चक्र मैं बता देता हूँ आपको, इसी में थोड़ी सी ट्रिक है, क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चन घटना चक्र के पढ़ोगे, आप लोग पढ़ते हो ना घटना चक्र, सॉल्व किया है सबने, जी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आपने एक बार, क्या उसमें टिक पेन से या पेंसिल से टिक कर लेते हो बुक में? पहले पेन हाईलाइट करते हैं ना? दूसरी तीसरी बार में। तो मतलब जैसे घटना चक्र जो बुक है वो पीवाईक्यू की, पर मैं उसको थ्योरी की बुक मानता हूँ। मेरी जो सारी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की जो थ्योरीज हैं, देखिए सर भेज दिया है मैंने, मिल गया है। एक कोई आप शुरुआत के मतलब ये सारे पेजेस लगा के रखिए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे घटना चक्र का क्या है कि वो लगती है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है, पर वो है थ्योरी की बुक। उसमें बहुत टाइम लगता है उसको नोट्स के फॉर्म में बनाने में, पर अगर आप एक बार बना लोगे तो आप, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं आपको 10-15 दिन का अल्टीमेटम दूं कि पीसीएस का एग्जाम है, आपके पास 10 दिन है, आप वो कॉन्फिडेंटली क्लियर कर लोगे। बस ये होता है कि आपके पास अब जैसे क्या होता है, आपने घटना चक्र पीवाईक्यू सॉल्व किए, अगर आपका एग्जाम, आपने एक घटना चक्र शुरू की पीवाईक्यू पढ़ना, मुझे लग रहा है आप लोग 10 दिन लगा देते होगे, लग ही जाते हैं कि शुरू से एंशियंट में मोटी मोटी, अब तो घटना चक्र आ गई है, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, वो फिर दूसरी 6 बुक आती हैं। जब तक आप छठी बुक में जाओगे, आपको पहली बुक जब आप पढ़ोगे, अब जैसे ये देखो, ये घटना चक्र अगर किसी के पास होगी तो उसमें मिडिवल का एक टॉपिक है मुगल डायनेस्टी का, है ना। अब बस बस ठीक है, अब ये मुगल डायनेस्टी का चैप्टर है। ये जो मेरे सारे नोट्स हैं, ना ही मैंने किसी कोचिंग से बनाए हैं, ना ही मैंने किसी बुक से बनाए हैं। आप जब मुगल डायनेस्टी का चैप्टर खोलोगे घटना चक्र का, तो एक क्वेश्चन आया, आपको घटना चक्र में ये भी पता होगा कि जैसे अगर मुगल डायनेस्टी का टॉपिक आया तो उसमें एक क्वेश्चन सीक्वेंस में आते हैं, पहले बाबर का आएगा, फिर उसके बाद उसके बाद वाले जो हुमायूं का आएगा, या उसके बाद अकबर के आएंगे। तो मेरे सारे नोट्स मैंने उससे बनाए थे, उसका फायदा भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मुगल डायनेस्टी का पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए आलम खां है, तो ये जो लिखा है ना, अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया, बाबर ऑल्सो गॉट इन्विटेशन फ्रॉम राणा सांगा, मुगल रूरल ऑफ मेडिवल इंडिया वर जगताई टूर, बैटल ऑफ सरीपुर। ये जो सारा है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये उस क्वेश्चन के नीचे जो बॉक्स में सॉल्यूशन होता है, ये ये वो है जो मेरे लिए किसी बुक की थ्योरी के काम करती है, वो थ्योरी से मैंने नोट्स बनाए। अब जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन देखोगे, तो अगर एक सपोज ये आया क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन आया कि ये है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, बाबर ने लड़ा था, हिज बटालियन ऑफ आर्टिलरी वाज हेडेड बाय उस्ताद अली कुल। सपोज ये क्वेश्चन आया कि बाबर
पहले पद पानीपत में ये कौन सा ऐसा था जिसने आर्टिलरी हेड की थी बाबर की, ये क्वेश्चन आया। ठीक है, अब उसमें सोचो 4 ऑप्शन होंगे, जो सॉल्यूशन होगा आपने देखा होगा कि वो चारों के बारे में कुछ ना कुछ बताया होता है। तो आप अगर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप ये सोचोगे कि यार ये पीवाईक्यू से रिपीट नहीं हुआ, पर जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें से करेक्ट ऑप्शन अगर 1 है तो अगली बार तीसरे ऑप्शन का जो होगा ना उससे क्वेश्चन बनेगा, और उसके लिए आपको जो उसका सॉल्यूशन है उसको अपने नोट्स फॉर्म में लिखना होगा। जैसे कि इसमें एक दूसरा कोई पेज है सर, और ये टेक्निक आप मैं बता दूंगा अभी मैं कि इसका हाँ 1 मिनट। हाँ जैसे ये है, ये दिल्ली सल्तनत का है, ठीक है। अब जैसे क्या है, एक क्वेश्चन पूछा किताबें या इब्राहिम अली शाह ने कौन सी बुक लिखी थी, तो आपको 1 2 3 4 ऑप्शन देगा, ऑप्शन ये करेक्ट होगा, ठीक है, पर आप देखोगे तो सॉल्यूशन में इन तीनों के भी राइटर दिए होंगे, तो हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट ना हो, पर जब क्वेश्चन आएगा तो वो जो तीसरा ऑप्शन है इसका पूछ लेगा। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका ए ऑप्शन टिक लगाया, उसको याद कर लिया। ये घटना चक्र का ये उद्देश्य नहीं है। घटना चक्र का उद्देश्य है कि जो उसके सॉल्यूशन है, घटना चक्र का उद्देश्य क्या है कि जो उसके सॉल्यूशन है वही आपके लिए थ्योरी है। अगर आपने वो पढ़ लिया तो कोई बुक में इतनी थ्योरी लिखी नहीं है कि आपको पास करा दे, और घटना चक्र में अपने आप में इतनी थ्योरी है कि वो सारा पास करा दे, बशर्ते आप उसके जो सॉल्यूशन है जो बॉक्स में बने रहते हैं उसको एक थ्योरी रेफरेंस या सोर्स की तरह यूज करो। तो अब जैसे ये एक क्वेश्चन मान लो है, किताब नवरस इब्राहिम अली शाह ने लिखा, ये 4 ऑप्शन थे, तो वो जो चारों ऑप्शन बॉक्स में थे मैंने उसको लिख लिया। अब हो सकता है क्वेश्चन इस बार यहाँ से आए, तारिक ई मुबारक शाही, तो ये यहाँ से आ गया। अब ये घटना चक्र के क्वेश्चन में नहीं है पर घटना चक्र के सॉल्यूशन में है। अब उससे होता क्या है कि जब आप पेपर हिस्ट्री की आपने घटना चक्र सॉल्व की 10 दिन लिया, फिर ज्योग्राफी की सॉल्व की, फिर एनवायरनमेंट की सॉल्व की, फिर इकोनॉमी की सॉल्व की, जब तक आप पहले बार आओगे आप भूल जाओगे। आपको ये चीज़ फील होती होगी कि आपने यार 2 महीने पहले साइंस की घटना चक्र सॉल्व की थी, अब साइंस में वो वाला उस समय मुझे याद था पर मैं अब भूल गया। तो इसीलिए जो है मैंने ये नोट्स बनाए। अब जब एक बार मेरे नोट्स बन गए तो घटना चक्र रख दी मैंने साइड में, मैंने कभी नहीं पढ़ी। ये मैंने एक बार नोट्स बना लिया, उसके बाद से आज तक नहीं पढ़ी, क्योंकि घटना चक्र का क्वेश्चन सॉल्यूशन उसका सार मेरे इस पेज में आ गया, और ये मैंने सीक्वेंस वाइज बनाया, ऐसे रैंडम नहीं कि एक क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ लिख दिया। जैसे क्या है कि अगर ये अमीर खुसरो के क्वेश्चन 8-10 आए हैं तो सारे क्वेश्चन ढूंढ लो अमीर खुसरो के, और उसके जो सॉल्यूशन में लिखा है उसको एक जगह नोट्स कंपाइल करो ताकि स्ट्रक्चर क्लियर रहे। जैसे अमीर खुसरो का क्वेश्चन 5वां आया और फिर 20वां आया, तो उसको एक साथ लिखना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन का नोट्स यहाँ लिखो फिर अमीर खुसरो तीसरे पेज पे आया तो तीसरी जगह लिखो, नहीं, पहले सारे क्वेश्चन ढूंढ लो अमीर खुसरो के, और उसको मैंने एक बॉक्स में बंद करके उसके जितने क्वेश्चन आए थे उसको नोट्स फॉर्म में लिख लिया कि अमीर खुसरो का ये नाम था, ये यहाँ बॉर्न हुआ था, इसको ये कहते थे, इसके वर्क्स ये हैं, और इसका क्या क्या है, डिसिप्लिन ऑफ ये था, अलाउद्दीन खिलजी की कोर्ट में था, फादर ऑफ न्यू पोइट्री बोलते थे, ये था, ओरिजिनेटर ऑफ कवाली था, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जिसने, ये सब सॉल्यूशन जो है ना उसके उसी से लिखा है। लेकिन वो ये एक ही सॉल्यूशन में नहीं है, ये 8-10 क्वेश्चन अमीर खुसरो पे आए होंगे, उन 8-10 क्वेश्चन को पहले मैंने टिक किया कि अमीर खुसरो के ऐसे ये 8-10 क्वेश्चन है, उसके सॉल्यूशन को एक जगह लिख लिया। अब अमीर खुसरो के ये जो आपने याद कर लिया, इसके बाहर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो किसी से नहीं होगा, और इसके अंदर से आएगा तो आपका सही होगा, ये याद रखना। इसके बाहर अगर आ गया तो छोड़ दो, किसी का नहीं सही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसके अंदर से आ गया तो आपका तभी सही होगा जब आपने याद किया होगा। आप ये सोचो कि मैंने 10 क्वेश्चन टिक कर लिए हैं, अगर हूबहू क्वेश्चन आएंगे तभी मैं मानूंगा कि पीवाईक्यू से आया है, तो ऐसा नहीं है। पीवाईक्यू मतलब उसका सोल्यूशन भी होता है, और वहीं से क्वेश्चन आते हैं तो लोग बोलते हैं घटना चक्र से आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक्चुअली आता है, तो उसके किसी एक सॉल्यूशन से नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है। ये आपने याद कर लिया। अब मेरी घटना चक्र मैंने रख दी साइड में। ये बुक मेरी है, इतनी पतली सी बुक है जिसमें मिडिवल मॉडर्न सब हैं, मैं एक बार उठाऊंगा, एक दिन में रिवाइज कर दूंगा। अब आप खुद सोचो कि घटना चक्र की हिस्ट्री की बुक कितनी है, अगर आप मैं बोलूँ उसको रिवाइज कर लो तो आप कितनी बार में उसको रिवाइज करो। एक बार जैसे ही पढ़ोगे, जैसे एंड तक आओगे, फिर आपको लगेगा यार मैं तो एंशिएंट वाला भूल गया। ये बुक मेरे पास रहती थी, ये मैं एक दिन में उठाता था, एक दिन में हिस्ट्री, एक दिन में ज्योग्राफी, एक दिन में, 6 दिन में, मतलब 15 दिन में मैं 2-3 बार रिवाइज करके पेपर देने हो जाता था। मुझे घटना चक्र इतनी मोटी उठाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने बस एक बार नोट्स बनाए, उसमें समय लगता है, आपके पास समय है 26 के लिए, एक बार आप बना लोगे हो जाएगा। तो हाँ सर फॉर एग्जांपल कि मुझे यूपी पीसीएस का टारगेट है मेरा, तो घटना चक्र में तो आईएएस का भी रहता है क्वेश्चंस,
हाँ और हाँ अलग स्टेट्स का भी रहता है। हाँ हाँ तो अब मुझे जैसे पीसीएस का देना है तो सर मैं सिर्फ पीसीएस के नहीं, क्वेश्चंस को टारगेट करूं या दूसरे? सारे घटना चक्र में देखिए क्या दो तीन तरीके के आपने पैटर्न देखे होगा। कभी कभी जो बिहार पीसीएस का है उसमें से कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री में आते हैं जो बिहार ओरिएंटेड होते हैं। जो क्वेश्चन बिहार ही एकदम ओरिएंटेड हैं आप सिर्फ वो स्किप करो। बाकी क्या होता है, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, और चाहे यूपी, हिस्ट्री तो सेम ही है। तो हिस्ट्री में सारे जो पीसीएस हैं उसके कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो इंडियन हिस्ट्री से आते हैं, वो तो आपको सेम ही रहेंगे। कभी छत्तीसगढ़ का उत्तराखंड में आ जाता है, कभी उत्तराखंड का यूपी में आ जाता है, कभी झारखंड का यूपी में आ जाता है। कभी कभी ये हो जाता है कि बिहार पीसीएस में आपको बिहार ओरिएंटेड हिस्ट्री मिडिवल पूछ लेते हैं। जैसे बिहार में जैसे ये है आपके जो रूलर थे, ये वाले जो मिड हैं, हाँ, तो अब अगर उन पे पूछा तो वो यूपी के नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, उनका टर्म, उनका राज्य कहीं भी यूपी में नहीं था, तो वो नहीं आएगा। पर वो बहुत लिमिटेड है, वो आप क्रॉस कर सकते हो। और बाकी ऐसा नहीं है कि यूपी पीसीएस आप पढ़ रहे हो तो छत्तीसगढ़ नहीं पढ़ोगे। पीवाईक्यू का मतलब ही है कि झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश और यूपी और यूपीएससी, ये सब मिला के जो घटना चक्र में है वो सब आपका पीवाईक्यू है। उसमें यूपी नहीं ढूंढना है, हमें सारा ही पढ़ना है। ये नोट सारे ही उससे बने हुए हैं। सर जो आईएएस ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी हमको मतलब नोट करना होगा? देखिए आईएएस में क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है जो आपका उस बेसिस पे आता है, स्टेटमेंट बेसिस हैं? स्टेटमेंट बेसिस हाँ, स्टेटमेंट बेसिस पे। तो स्टेटमेंट बेसिस में अगर कोई फैक्ट आपको निकल के आ रहा है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया, अब स्टेटमेंट के क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसमें जो फैक्ट आ गया वो फैक्ट आप लिख लो। बाकी स्टेटमेंट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा स्टेटमेंट लिखने से आपके नोट्स बल्कि हो जाएंगे और उससे उसका जो क्रक्स है वो निकलेगा नहीं कुछ। तो उस स्टेटमेंट बेसिस के हिसाब से आपको कुछ शॉर्ट नोट्स मिल गया कि यार इस स्टेटमेंट से जो सोल्यूशन बना, सोल्यूशन में ये नई जानकारी मुझे मिल गई जो वन लाइनर है, वो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये कौन सा टॉपिक है, ये मिसलेनियस का एक टॉपिक है। इसमें ये सब देखिए, एक पेज पे वो जो पीवाईक्यू क्वेश्चन लाइनिंग, हिस्ट्री में आपने देखा होगा क्वेश्चन मिलाने को आते हैं ना, ये बैटल कहाँ हुआ था, इसको एक जगह नोट कर लो। हाँ, क्रोनोलॉजी ये बहुत आता है, इस बार भी आया था 25 में 3-4 क्वेश्चन आ गए थे जिसने दिया होगा। तो मेरे क्वेश्चंस नेगेटिव में बहुत चले जाते हैं, 50-50 आ रहा है तो मैं लगाती हूँ गलत। नहीं, तो उसके लिए रिवीजन जितना अच्छा होगा, जितना जैसे अब आजकल आपने जो गैस लगाया आपने, वो गैस धीरे धीरे अच्छा ही होता है अगर आपका रिवीजन अच्छा होगा तो। सर आर्ट एंड कल्चर्स के लिए क्या सोर्सेस सर यूज किया, आर्ट एंड कल्चर्स के कोई लिए सोर्सेज सर? नहीं, मैंने बताया ना, घटना चक्र इज दी ओनली सॉल्यूशन। आपके कोचिंग के जो नोट्स हैं वो तो आपने नोट्स फॉर्म में रख लिए। एक मेरा सजेशन है, अगर आपके पास टाइम है तो घटना चक्र को, मतलब जैसे क्या होती है घटना चक्र, बहुत 6 किताबें इतनी मोटी होती हैं, आपने अगर खरीदी होगी तो, है ना, उसको आप नोट्स फॉर्म में रखोगे तो बहुत पतली हो जाएंगी। तो आपने कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए और ये अपने फॉर्म में नोट्स बना लिए, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम नहीं है मेरे पास या ज़्यादा नहीं है, तो जो कोचिंग के नोट्स हैं, मान लो कोचिंग के नोट्स में आपको पढ़ाया गया है ये असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, घटना चक्र का पेज खोलो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, देखो कितने क्वेश्चन आए हैं। जो कोचिंग में पढ़ाया गया है, जो मेरे नोट्स हैं, वो घटना चक्र में कितने मिल रहे हैं। अगर 20 में से 16 हो जा रहे हैं, 15 हो जा रहे हैं, 4 क्वेश्चन जो अलग आए हैं उसको टिक करके अपने नोट्स में ऊपर नीचे कहीं लिख लो। तो उससे आपके नोट्स बल्कि नहीं होंगे, आपको आपके मतलब क्या डबल नोट्स नहीं बनेंगे, एक कोचिंग के नहीं बनेंगे। तो मेरा सजेशन है कि कोचिंग वाले नोट्स में ही घटना चक्र के सॉल्यूशन टिक करते रहो कि यार ये वाले कोचिंग के नोट से घटना चक्र का ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आप लोग भी जब बनाते होंगे तो ये सब चीज़ें देखते होंगे कि थ्योरी में ये क्वेश्चन पीवाईक्यू 5 या 10 क्वेश्चन आपको मिल गए जो नए हैं, जो मेरे सॉल्यूशन में नहीं है, उसको सॉल्यूशन में ऐड कर लो आप। तो आपको आपके नोट्स और बेहतर हो जाएंगे कि मतलब घटना चक्र भी हो गया प्लस आपके अपने कॉन्सेप्चुअल जो नोट्स कोचिंग के हो गए, दोनों हो गए। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर लोगे तब तो फिर कोई आपको हरा ही नहीं सकता है। और अगर इसके भी बाहर का क्वेश्चन आ गया और किसी तीसरे बंदे ने आपको ये बोल दिया कि यार ये क्वेश्चन देखो कोचिंग में भी नहीं था, घटना चक्र भी नहीं था, ये इस बुक से आया है, तो कहते भाई आया है तो मैं नहीं पढ़ूंगा उसको, मैं कभी सोर्स बढ़ाने के उद्देश्य में तो जाऊंगा ही नहीं। वो गलत है तो सबका गलत है, उससे मेरा कट ऑफ नहीं मतलब बढ़ेगा और मेरा उतने में हो जाएगा। सॉल्यूशन सिलेक्शन में मैं आपको बात बताऊं, उसी का होता है जो रिपीटेड क्वेश्चन गलत नहीं करता है। ये आपको बहुत सुनने में क्लीशे बात लगेगी, पर सिलेक्शन उसका नहीं होता है जो बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, सिलेक्शन उसका होता है जो इजी क्वेश्चन गलत नहीं करता है। टफ तो सबके गलत होते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसके लिए कभी भी ये मत जाइएगा कि कोई टफ क्वेश्चन किसी एक्स बुक से आया तो मैं सोच लूँ कि यार मैं वो भी बुक पढ़ लूँ ताकि मेरा एक और क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। हाँ सर
सर पेपर 5 और 6 के लिए सर क्या सोर्स रहेगा? पेपर 5 और 6 के लिए वो तो जैसे ये होगा ना कि आंसर राइटिंग जब आप करोगे तो जो यहाँ से नोट्स मिलेंगे आपको वो आप देखोगे। और सिलेबस वाइज जैसे सबसे पहले तो मेंस को मैं एड्रेस करता हूँ। आप लोगों में से कितने लोग आंसर राइटिंग करते हो? राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। सभी लोगों को कभी भी आज मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया है, पेपर एंड तक जाने तक आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मेरा ये टॉपिक प्रिपेयर है। जितने भी लोग आंसर लिखने जा रहे हैं, आप अगर आपके दिमाग में ये आ गया कि मैं ये पहले अच्छे तैयार कर लेता हूँ, सारी चीज़ें मैं याद कर लेता हूँ, तब मैं आंसर लिखूंगा तो मैं बहुत अच्छा आंसर लिखूंगा। सबको लगता होगा ये। जब भी आप आंसर लिखने जाते होगे आपको एक इनर्शिया आता होगा कि यार अभी ये मेरा टॉपिक तैयार नहीं है, मैं कल इसको अच्छे से पढ़ लूंगा, फिर मैं एक बहुत अच्छा आंसर लिखूंगा। आता है कि नहीं माइंड में? बस ये जो है ना सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में ये जो थॉट है ये निकाल दीजिएगा। आंसर जो है वो एक क्रमशः प्रक्रिया है। सही आंसर कभी भी अच्छा नहीं लिखा जाता है, आंसर बस लिखा जाता है और उसको क्रमशः अच्छा किया जाता है। मतलब अगर आप में से कोई बच्चा ये सोचे कि मैं सारा मतलब एक विमेन पे क्वेश्चन आया तो विमेन के डेटा, विमेन में क्या प्रॉब्लम है, विमेन इशू क्या है, उसकी कौन सी स्कीम्स है, उसके क्या सोल्यूशन है, उसके क्या ड्रॉबैक्स है, मैं अच्छे से नोट्स बना लूँ एक पेज में, और फिर तो विमेन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो मैं तो बहुत ही अच्छा आंसर लिख दूंगा क्योंकि मेरे सारे नोट्स बने हैं। ऐसा लगता है किसी को? लगता है ना कि मान लो इसमें मान लो पॉवर्टी पे कोई क्वेश्चन आया तो मैं पॉवर्टी का डेटा भी नोट कर लूँ, सारे कमिटी नोट कर लूँ कौन सा आया, फिर पॉवर्टी की स्कीम्स कौन सी है, एक पेज में बढ़िया नोट्स बना, अब मैं अच्छा आंसर लिखूंगा। आंसर राइटिंग की जो स्किल है, आंसर राइटिंग का जो क्रक्स है वो ये नहीं है कि मैं अच्छा आंसर लिखूं और मैं सारी तैयारी के बाद आंसर लिखूं। आंसर राइटिंग का जो क्रक्स है वो ये है कि मैं आंसर लिखना शुरू करूं और फिर खराब आंसर को क्रमशः धीरे 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 लिखते लिखते अच्छा बनाऊं। उसकी शुरुआत खराब आंसर लिखने से या सिर्फ लिखने से होगी। तो अगर किसी के दिमाग में ये आता हो आंसर लिखने से पहले कि अभी तो मेरा ये टॉपिक प्रिपेयर नहीं है पर मैं कल इसको प्रॉपर अच्छे से पढ़ लूंगा, फिर जो क्वेश्चन आएगा मैं बहुत अच्छा आंसर लिखूंगा और मैं 12 में से 7 नंबर ले आऊंगा या 8 में से मैं 6 नंबर ले आऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा आंसर अपने आप आएगा, मैं बता दूंगा किसको कहा जा सकता है। तो पहली बात तो जो आंसर की इनर्शिया है उसको ब्रेक करिए। आपके साथ ये प्रॉब्लम है क्या? तो आप क्या डिस्कस कर रहे हो उनसे? तो ये चीज जो है ना आंसर लिखने की हैबिट में क्या है, उसके लिए दो तरीके हैं। कभी भी उस टॉपिक का आंसर मत लिखो ब्रॉड। जैसे मान लो आप कोई टेस्ट देने जा रहे हो, जैसे आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है अभी, GS3 का कुछ पढ़ा आपने? GS3 का किसी ने कुछ पढ़ा है या GS2 का, 1 का, 4 का? कोई एक सब्जेक्ट बताओ जो आपने पढ़ा हो। एथिक्स, IR पढ़ा है? एथिक्स भी पढ़ा है। अब जैसे IR है तो IR में 4 सेक्शन ऑफ सिलेबस है। सिलेबस सबको अच्छे से पता है, बिना सिलेबस के कुछ नहीं होगा। तो जैसे एक सिलेबस है इंडिया और नेबरिंग कंट्री का 7-8 है, दूसरा सिलेबस है एक डायस्पोरा का, तीसरा एक सिलेबस है जो ग्रुपिंग्स होती हैं, मान लो ब्रिक्स हो गई, ये हो गई, और चौथा है कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं, ये UN, यूनाइटेड नेशन और इस तरह के। अब आप सोचो कि मैं IR पूरा प्रिपेयर कर लूँ तब मैं IR के बहुत अच्छे आंसर लिखूंगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि तुम ये सारा सिलेबस। तुम पहले एक टॉपिक पे जाओ कि मैं ये 4 में से मैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया और नेबरिंग कंट्री का प्रिपेयर करूंगा, ठीक है? उस नेबरिंग कंट्री में 7 है, इंडिया पाकिस्तान का क्वेश्चन आएगा, जैसे बांग्लादेश का आता है, मालदीव्स का आता है और नेपाल वगैरह का आता है। उसमें सिर्फ मैं इंडिया नेपाल का एक दिन में एक टॉपिक पढ़ूंगा और इंडिया नेपाल के क्वेश्चन करूंगा। अगर कोचिंग से तुम्हें मिलता है, मतलब मेरा बताने का ये मोटो है कि कभी भी आंसर राइटिंग ये सोच के नहीं करनी है कि जैसे गवर्नेंस है या IR है तो मैं एक सेक्शन GS2 का IR वाला पोर्शन पूरा पढ़ के फिर मैं IR के अच्छे आंसर लिखूंगा। उसका टॉपिक है कि मैं इंडिया और नेपाल का टॉपिक खत्म करके उसके आंसर लिखूंगा, क्योंकि IR कभी आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कोई भी सिलेबस कि मेरा पूरा प्रिपेयर है। मैं सिर्फ एक टॉपिक प्रिपेयर करूंगा और उसका एक आंसर। तो जैसे आज मैंने IR में इंडिया नेपाल रिलेशन पढ़े, तो आज मैं इंडिया नेपाल के PYQ या जो कोचिंग से मिले 2 क्वेश्चन कर लूंगा। तो ये जो एटीट्यूड होता है कि मैं एक हफ्ते में 10 क्वेश्चन लिखूंगा, ये एटीट्यूड कभी काम नहीं करता। काम ये करता है कि मैं एक दिन में एक ही क्वेश्चन लिखूंगा। जो लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक टॉपिक पढ़ के एक क्वेश्चन, एक टॉपिक पढ़ के 2 क्वेश्चन पर रेगुलर लिखते हैं, उससे क्या होता है उनकी पढ़ाई ब्रेक नहीं होती, क्योंकि उन्हें एक ही क्वेश्चन लिखना है, एक दिन में एक टॉपिक हर कोई पढ़ता ही है,
आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा, इसके 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन लिख लिया, कल दूसरा पढ़ा। पर अगर मैं ये सोचूं कि मैं इस हफ्ते में ये सारा टॉपिक प्रिपेयर करके इस हफ्ते के एंड में मैं 10 क्वेश्चन लिख दूंगा, तो वो नहीं हो पाएगा। तो किसी से हो जाए, पर आप लोग भी फील करते होगे ऐसा हो नहीं पाता है। आपको हफ्ते के एंड में आते आते ये लगेगा अभी मेरा पूरा प्रिपेयर नहीं है, जब अच्छे से हो जाएगा तब मैं ये 10 क्वेश्चन लिखूंगा, अभी तो मैं खराब आंसर लिखूंगा तो फायदा क्या है लिखने से, मैं तो सीधा ही अच्छा आंसर लिखूंगा। ऐसा फील होता है किसी को? आंसर राइटिंग अगर कोई देता होगा करने को, मन में ऐसा फील होता है कि नहीं होता है? होता है ना। आंसर राइटिंग का मैंने, और बिना आंसर राइटिंग के सिलेक्शन नहीं होगा, और आंसर राइटिंग इंप्रूव करने का यही तरीका है। एक टॉपिक पढ़ो, हर दिन में एक ही क्वेश्चन लिखो, 2 लिखो, इससे ज़्यादा मत लिखो। पर जितना छोटा सिलेबस का जितने सब टॉपिक में आके पढ़ के एक क्वेश्चन लिखोगे, उससे अच्छा कुछ नहीं है। बजाय कि ये सोचने की कि मैं ये सारा सिलेबस पूरा करके फिर अच्छा आंसर लिखूंगा, खराब आंसर लिखो और धीरे धीरे हो जाएगा। अब आपकी बात रही कि अच्छा आंसर क्या होता है। अच्छे आंसर का एक ही टेम्पलेट है, इंट्रोडक्शन, बॉडी में जो पूछा होता है, और कंक्लूजन, ये भी बताया गया होगा। इंट्रोडक्शन, जैसे ये पेज है तो इसके लगभग अगर 8 नंबर का प्रश्न है तो 4 लाइन का इंट्रोडक्शन, 4 लाइन। ज़्यादा बड़ा प्रश्न है तो 5 से 6 लाइन का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में खास बात ये होती है कि टॉपिक के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि GS1 पढ़ा है सबने? GS1 में सोसाइटी का एक सेक्शन आता है, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। सोसाइटी में कितने टॉपिक हैं? अगर उसको सब टॉपिक में आप बांटो, आप बता सकते हो कुछ? जैसे सोसाइटी में मैं बताता हूँ, रीजनलिज्म है, ग्लोबलाइजेशन है, विमेन है, पॉवर्टी है, अर्बनाइजेशन है, ये सब है। अब इसमें आपने 5 से 6 टॉपिक बांट लिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अर्बनाइजेशन वो टॉपिक है जिसमें मैं डेटा ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। विमेन वो टॉपिक है जिसमें मैं डेटा ऐड कर सकता हूँ। रीजनलिज्म वो है जिसमें मैं डेफिनेशन जोड़ सकता हूँ। तो इंट्रो सबका फिक्स नहीं होता है। जैसे रीजनलिज्म में मैंने किया था, व्हाट इज रीजनलिज्म, तो रीजनलिज्म की एक डेफिनेशन थी, अभी मुझे याद नहीं आ रही, पर उसमें कोई डेटा नहीं था, क्योंकि रीजनलिज्म का क्या डेटा होगा, होने को हो सकता है जबरदस्ती, पर आप रीजनलिज्म का। पर अर्बनाइजेशन का जब एक क्वेश्चन आता था, तो अर्बनाइजेशन में एक रिपोर्ट थी कि 2011 सेंसस के अनुसार इंडिया की लगभग 71% पॉपुलेशन रूरल है और 29% अर्बनाइजेशन है, और एक रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक ये जो है 40% अर्बन हो जाएंगे और 40 तक 50% पॉपुलेशन अर्बन हो जाएगी। तो जब मैं यहाँ पे लिखता था कि अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 अर्बनाइजेशन का अगर क्वेश्चन आया है, बॉडी जो पूछी है वो बाद में हम एड्रेस करेंगे, क्योंकि बॉडी में ये पूछा जा सकता है कि अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस क्या हैं और उसके आप सॉल्यूशन क्या हैं। बट आप इंट्रो में क्या लिखोगे, क्योंकि आपने याद किया हुआ है, तो वो इंट्रो आपका फिक्स उसी मोटा मोटी उसी उन्होंने कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इंडियन पॉपुलेशन है 29% ऑफ द पॉपुलेशन इज अर्बन विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। उसके बाद क्या होता है, लैंग्वेज कैसे आएगा? हाँ 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 हाँ, इंट्रो हम मतलब हम ऑब्वियसली आंसर तो किसी को नहीं पता है क्वेश्चन क्या पूछेगा, पर हर टॉपिक का मोटा मोटा इंट्रो, हाँ सिलेबस हम उठाते थे। अभी मैं आपको किसी दिन भेजूंगा। जैसे मैंने मेरी जो मेंस की स्ट्रेटेजी थी, मैंने बहुत कम पढ़ा था, मतलब मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि नोट्स को कितना कम कर सको, कम करोगे तो याद आएगा। आपको पता है इतना सारा सिलेबस है, समझना टफ है, उसके बाद याद करना तो बहुत ही टफ है। तो याद कब होता है, जब चीज़ें आपके सामने बहुत ही लिमिटेड हो, बहुत ही कम हो, तभी आप याद कर पाते हो। तो ये है ना। अब जैसे इंट्रो, जैसे ये क्वेश्चन आया अर्बनाइजेशन पे, तो आंसर यहाँ से शुरू होगा, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, है ना। 2 लाइन का इंट्रो लिख दिया। अब इसमें जैसे क्या होता है, इंट्रो को अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते थे, इसी के बाद ये जो डेटा लिखा है ना, इसी का एक चार्ट फॉर्म बनाए। कई तरीके के चार्ट बनते हैं, तो जैसे हमने ऐसे चार्ट बना दिया, बस, और इसको बॉक्स में बंद कर दिया। इसमें हम लिख देते थे ये है आपका 25%, 35%, और यहाँ पे हम लिख देते थे 50%। ये है मान लो 2021, 2035 और 2040, वही जो हमने इंट्रो में लिखा। बस ये इंट्रो खत्म हो गया। ये जो आपने बनाया ना, ये आपको आने मतलब आज के बाद जो आप बॉडी लिखोगे उससे पहले ही आपको नंबर दे चुका होगा।
जैसे दिस इज वन एग्जाम्पल। इसी तरह हाँ, इंट्रो, जैसे इंट्रो आपने 2 लाइन का लिखा, उसके नीचे ये बॉक्स बना दिया, चाहे तो साइड में बना दिया, वो डिपेंड करता है जब आप लिखते यही जैसे आप लिखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा यार इस क्वेश्चन में मेरे पास 2 पेज हैं, 12 नंबर है या 8 नंबर है, तो या तो 3 पेज होंगे या 2 पेज होंगे। इस अगर सपोज ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पेज है, इसमें 2 चीज़ पूछी है इन्होंने ये पूछा है कि अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस क्या हैं और इसमें कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। तो आपको ये पता है आपके पास एक ये पेज है और एक दूसरा पेज होगा, क्वेश्चन आता होगा, आप देखते होगे। अब आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर हो जाएगा कि यहाँ पे इंट्रो आएगा तो मेरा आधा पेज तो चला गया, और क्वेश्चन में 2 सेक्शन है, तो अब मेरा एक सेक्शन में इस पेज में एड्रेस करूंगा और एक सेक्शन दूसरे पेज में एड्रेस करूंगा। आधे ही पेज में कर पाऊंगा क्योंकि फिर मुझे कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, मतलब 70% के पेज में फिर मुझे कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। तो अब आपको अगर ये डायग्राम बनाना है और आपके पास क्या है, 2 चीजें हैं एड्रेस करने में क्वेश्चन में, तो आप इसको डायग्राम को फिर उसी हिसाब से छोटा या साइड में बनाओगे। और आपको लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन में एक ही चीज पूछा है कि भारत में अर्बनाइजेशन के लिए गवर्नमेंट द्वारा कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही है, बस एक ही चीज पूछी है, तब आप उसके नीचे ये बना सकते हो और फिर यहाँ से शुरू कर सकते हो। तो 2-3 लाइन यहाँ लिखोगे, बाकी अगले पेज में लिखोगे। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे हमने जो प्रैक्टिस की उससे हमें ये पता चल जाता है कि इसमें 2 चीज पूछी है तो हम ये डायग्राम साइड में बनाएंगे, और अगर एक ही चीज पूछी है तो हम कैसे मतलब इसको वो कर देंगे। तो ये प्रैक्टिस करते करते आ जाता है कि इसमें पूछा कितना है। तो अगर मान लीजिए 2 चीज पूछी है तो पहला वाला जो क्वेश्चन पूछा है उसमें आपके पास अब आधा पेज भर गया, आधा ही बचा है। आपको पता है यार ये जो दूसरा सेक्शन है ये मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगा, उसके गवर्नमेंट की स्कीम। अभी चैलेंजेस पूछे हैं, अब चैलेंजेस के लिए मेरे पास आधा ही पेज बचा है, तो आधा पेज जो बचा है उसको लिखने के बजाय आप ये करोगे कि ऐसे लिख के, चैलेंजेस ऐसे लिख के, ऐसे, या तो एक ये टेम्पलेट होता है अगर आपके पास 5 पॉइंट है, क्योंकि आप आधे पेज में 5 पॉइंट कैसे लिखोगे, सबसे अच्छा ये तरीका है, या आप चैलेंजेस लिख के ऐसे लिख दोगे। तो आपके पास अगर ज़्यादा चीज़ पूछी है और जगह कम है तो ये आंसर प्रैक्टिस करके आएगा कि मैं इस कम जगह में कैसे इनोवेट करके ये सारी चीज़ लिख दूँ। समझ में आया ये बात आपको? ये मैं बताने में इजी लग रहा है, पर इस बताने के लिए कम से कम मैंने 100 क्वेश्चन लिखे होंगे, तब जाके मुझे आया कि विमेन के क्वेश्चन में मैं कौन सा, अब जैसे यही क्वेश्चन आया रीजनलिज्म का, फिर क्वेश्चन आया विमेन का, फिर आया पॉवर्टी का। तो पॉवर्टी में NFHSS 5 का या नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसका डेटा मैंने याद कर लिया है। पॉवर्टी पे क्वेश्चन आएगा तो ये लिखेंगे। दूसरी चीज़ सॉल्यूशन, जब आप कंक्लूजन में जाओगे तो कंक्लूजन में क्या आएगा, आप 5 से, जब आप आंसर लिखोगे तो 5 से 6 चीज़ें आप याद कर लो, चाहे विमेन हो, चाहे पॉवर्टी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का पार्ट है। तो पहला जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मुझे पता है पहला पॉवर्टी से रिलेटेड है, दूसरा हंगर से। तो अगर ये क्वेश्चन आया आपका पॉवर्टी से रिलेटेड तो यहाँ पे डेटा डाल दिया, बॉडी में जो पूछा है वो डाल दिया, कंक्लूजन में आते हैं हम लिख देंगे बाय द एफर्ट्स ऑफ, मतलब इस तरह से कि हम सबके सहयोग से पॉवर्टी को देश में खत्म कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 को अचीव करने का की ओर अग्रसर हो सकते हैं। SDG 1 लिखने से आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गया, लेकिन SDG 1 आपको 17 में से टॉप 10 ही इंपॉर्टेंट है, वो याद होने चाहिए। कि पॉवर्टी आएगा तो मैं कंक्लूजन में SDG 1 जरूर लिखूंगा, हंगर आएगा तो कंक्लूजन में SDG 2 जरूर लिखूंगा। या जैसे उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन आया, या सपोज यूपी PCSE है, तो अगर इन जनरल क्वेश्चन आया, जब रीजनलिज्म का क्वेश्चन आया कि हम देश में कम्युनलिज्म को कैसे खत्म कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आया, तो उत्तर प्रदेश में आपने आंसर लिखा कम्युनलिज्म का, ये वो सोल्यूशन में लिख दिया कि सभी के समस्त प्रयासों से हम कम्युनलिज्म को खत्म करते समय उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बना सकते हैं। तो ये जो यूपी के जो आपकी गवर्नमेंट्स के जो टैगलाइन होती है ना, उत्तर प्रदेश बनेगा उत्तम प्रदेश, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी 2029 तक, है ना, विकसित भारत तो विकसित उत्तर प्रदेश, या जैसे मान लो डेवलपमेंट का कोई क्वेश्चन आया तो इस तरह के प्रयासों से हम एक डेवलप्ड उत्तर प्रदेश 2029 तक बना सकते हैं। ये जो टैगलाइन होती है इसको अंडरलाइन करके आप कंक्लूजन में डालोगे, उससे आपको आधा से 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। और उसी तरह इंट्रो में क्या डालोगे, इस तरह का कोई एक चीज, और डेटा, अगर आप डेटा जनरली पॉवर्टी में, विमेन में, हंगर में, इन सब में डेटा आता है, डेटा विद सोर्स डालोगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने लिखा कि इंडिया की 10% पॉपुलेशन पॉवर्टी के नीचे रहती है, ये इम्पैक्ट नहीं डालेगा। अकॉर्डिंग टू दी नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 10.28% ऑफ द पॉपुलेशन लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। बस ये इंट्रो है आपका, उतने में आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, बजाय कि इस चीज़ के कि पॉवर्टी ये होती है।
पॉवर्टी इज डिफाइंड बाय दिस, एक ये इंट्रो हो सकता है, या अकॉर्डिंग टू दी नीति आयोग डेफिनेशन। ये तो जो हाँ, पर उसको आप कंक्लूजन में भी कर सकते हो। मतलब जैसे क्या होता है, जो इम्पैक्टफुल ये होता है कि सब चीज़ों का मिक्सचर होता है। जैसे आपके पास 120 क्वेश्चन हैं, 6 पेपर हैं, 120 क्वेश्चन में आपको सबका ना एक टोकरी बनानी पड़ती है कि मैं कुछ क्वेश्चन में तो कोट्स डाल दूंगा, कुछ क्वेश्चन में डेटा डाल दूंगा, कुछ क्वेश्चन में डायग्राम डाल दूंगा। जैसे एथिक्स पढ़ा है, एथिक्स में एक टॉपिक होता है आपका इंटीग्रिटी, है ना। तो इंटीग्रिटी में मैं कभी भी कोई क्वेश्चन आता था, इस बार भी, तो इंटीग्रिटी की एक डेफिनेशन 2 लाइन की होती थी। उसमें क्या करते थे, अब जैसे इंटीग्रिटी की डेफिनेशन कोई भी हो, उससे पहले हम ये डाल देते थे अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड बैंक, अकॉर्डिंग टू दी यूएनडीपी, इस तरह की कोई बॉडी डाल दोगे तो इंटीग्रिटी। उसके बाद आपने ये डायग्राम पढ़ा होगा ऐसे करके, है ना। कुछ होता था आई डू से करके होता था ना, डू होता था, से होता था, और कुछ और होता था। मतलब जो आप बोलते हो, जो आप करते हो, और जो आप ये तीन, अगर ये तीनों समन्वय में है तो यहाँ पे आई आ जाता था। इसको हम बोलते थे इंटीग्रिटी। इसको मैं बॉक्स में बंद, अब ये पता है कि इंटीग्रिटी में कुछ भी पूछेंगे तो इंटीग्रिटी की डेफिनेशन के बाद मैं ये वाला डायग्राम बनाऊंगा ही बनाऊंगा, वो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा देगा। तो जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है कि आपको 120 क्वेश्चन का आपका फ्रेम है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक ये पहले से माइंड, जो बोलते हैं ना, जो पहले से प्रिपेयर करते हैं, तो पहले से आप सब कुछ नहीं प्रिपेयर कर सकते, पर कम से कम पहले से आप इंट्रो और कंक्लूजन की कुछ टैगलाइन प्रिपेयर करते हो। इंट्रो में ये NFHS 5 का डेटा आता है, नीति आयोग का डेटा आता है, विमेन का ये जो एसर रिपोर्ट आती है, इसके कुछ कुछ डेटा आपको पता होने चाहिए। एजुकेशन पे क्वेश्चन आएगा तो मैं ये डेटा कोड करूंगा एसर का, हेल्थ पे आएगा तो मैं ये डेटा कोड करूंगा, पॉवर्टी पे आएगा तो नीति आयोग या वर्ल्ड बैंक का डेटा कोड करूंगा। तो ये करके, और इसके लिए भी यही चीज़ की, जैसे इंटीग्रिटी पे मैंने ये याद कर लिया, अर्बनाइजेशन पे ये याद कर लिया, विमेन पे कुछ और याद कर लिया, मान लो कम्युनलिज्म पे आया तो मैंने महात्मा गांधी का कोड जो आपने बताया वो याद कर लिया। तो उसी तरह कम से कम नहीं तो आपके 120 क्वेश्चन में कम से कम आपके पास 500 टॉपिक हैं। अगर आप देखोगे उस 500 टॉपिक में मोटा मोटी ये याद कर लिया कि इन टॉपिक में डेटा आएगा, इसमें कोर्स आएगा, इसमें ये डायग्राम आ जाएगा, इसमें कुछ और आ जाएगा। जैसे GS3 में एक क्वेश्चन आता है इंक्लूसिव ग्रोथ, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ में कुछ भी आए, इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन के नीचे इसको मिटाएंगे कैसे, कहाँ पे, ये बस क्लिक करना है। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ में ऐसे लिख के इसमें 8 चीजें होती हैं, 7-8 पॉइंट्स है ऐसे करके। तो हम ये क्या करते थे, इंक्लूसिव ग्रोथ में अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ पूछा है तो डेफिनेशन के बाद ये जरूर लिखते थे कि हेल्थ आ गया, एम्प्लॉयमेंट आ गया, एनवायरनमेंट आ गया, सस्टेनेबल आ गया, कुछ आ गया, और इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देते थे। अब इंक्लूसिव ग्रोथ में आप कुछ भी लिखो आगे जाके, अगर आपने पहले पेज पे ये बना दिया तो आपका नंबर वहां से कंफर्म हो गया। ये आएगा प्रैक्टिस से कि मुझे जैसे हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स में ये सब नहीं आता है, ये सब आता है जो आपका मतलब समसामयिक टाइप के टॉपिक होते हैं। अब हिस्ट्री में मान लो अकबर का कुछ पूछ लिया तो आप बहुत जल्दी ये नहीं बना सकते। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में छोड़ के GS1 में जो जितने सोसाइटी के टॉपिक हैं, इन सब में ये चीज़ याद कर लो कि कम्युनलिज्म में मैं डेफिनेशन लिखूंगा, विमेन में मैं डेटा लिखूंगा, पॉवर्टी में डेटा लिखूंगा, और इसमें GS2 में मान लो आगे आपका ये प्रेसिडेंट पे कोई क्वेश्चन आ गया, तो कभी कभी जैसे आ जाता है पावर का कि गवर्नर वर्सेस प्रेसिडेंट की कौन सी पावर, गवर्नर वर्सेस प्रेसिडेंट हो गया, या प्राइम मिनिस्टर वर्सेस चीफ मिनिस्टर का पावर, या प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का पावर। तो एक हम ऐसे टॉपिक देख लेते थे, ऐसे करके ऐसे बना दो। ये इसका क्या मतलब है, ये दिखाता है कि ये प्राइम मिनिस्टर है और ये प्रेसिडेंट है, तो इनकी पावर ज़्यादा होगी एक तरीके से, तो पल रहा इधर भारी, ये एक तरीके से दिखाने का होता है। अब इसका कोई मतलब नहीं है, यही चीज़ आपने क्वेश्चन में लिखी भी होगी, पर ये बना देने भर से आपको आधा नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। ये आएगा आपको प्रैक्टिस से, और उसमें लिए कुछ नहीं करना है, ये इंतज़ार ही नहीं करना है कि मेरा कोई टॉपिक प्रिपेयर होगा, फिर मुझे सबसे अच्छे से मैं सारे पॉइंट्स रट लूँगा, फिर मैं एक बेहतरीन आंसर लिखूँगा। ये कभी नहीं होने वाला है। इसके लिए यही करना है कि बस लिखना है, और फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद आप जब दूसरा, तीसरा, चौथा, आप 15वें आंसर तक आते आते आपको ये पता चल जाएगा यार मैं पहले में ना ये और कर सकता। पहले में जब मैंने क्वेश्चन लिखा था तो मैंने इंट्रो 2 लाइन ज़्यादा लिख दी थी, अब मुझे 15वें क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि इंट्रो मुझे 4 ही लाइन लिखनी है। 20वें क्वेश्चन तक आ जाएगा कि यार ये तीसरे क्वेश्चन में मैं यहाँ पे ये डायग्राम बना सकता था,
बस ये लिखने आते हैं। आप एक ही क्वेश्चन लिखो पर डेली लिखो। ये मत सोचो कि ये टॉपिक प्रिपेयर करके मैं 10 के 10 क्वेश्चन इस हफ्ते के एंड में या इस मंथ के एंड में या सारा टॉपिक प्रिपेयर करके मैं बहुत अच्छा आंसर लिखूंगा। अच्छा आंसर कुछ नहीं होता है, अच्छा आंसर डेवलप होता है। मैंने बताया मतलब जीरो से सीधा अच्छा आंसर लिखना ये कोई जर्नी नहीं होती है। लिखने से शुरू करना है, फिर खराब लिखना है, फिर थोड़ा बेटर लिखना है, फिर अच्छा बेटर लिखना है, फिर बेस्ट लिखना है। ये एक जर्नी है जो 4-5 महीने की होती है। आप अगर ये सोचो कि मैं 5 महीने में सारी थ्योरी रट डालूंगा और फिर सीधा आंसर लिखूंगा अच्छा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। समझ में आ गया ये बात? आंसर लिखना है, एक ही लिखो। लिखो जैसे आप GS 4 में इंटीग्रिटी पढ़ा, इंटीग्रिटी का आंसर लिख दो कि इंटीग्रिटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं एवरेज आंसर लिखूंगा, पर इंटीग्रिटी का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं डेफिनेशन लिख के ये डायग्राम जरूर बनाऊंगा। उसके बाद जो पूछा जा रहा है वो देखा जाएगा क्या पूछा जा रहा है। गॉट इट? और एनी क्वेश्चन? यस सर। सर क्लास नोट्स और जो घटना चक्र के सॉल्यूशंस है, अगर दोनों चीज कर रहे हैं तो ये सफिशिएंट है? बहुत मोर देन सफिशिएंट है। सर फिर स्टैंडर्ड बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? स्टैंडर्ड बुक्स क्या हैं? जैसे कि पॉलिटी की हो गई, लक्ष्मीकांत। हाँ, तो अगर जो लक्ष्मीकांत, अगर जैसे आप एक ही चीज पढ़ सकते हो, अगर लक्ष्मीकांत में जो है वही आपको क्लास में पढ़ा दिया गया, वही अप्रॉक्स वही सब सेम मिलेगा। एग्जैक्टली दो दो देखिए, दो चीजें होती हैं। घटना चक्र मस्ट है, उसके साथ आपको कोई एक बुक पढ़नी होती है समझने के लिए, क्योंकि घटना चक्र जनरली आदमी कोई टॉपिक समझ के तब क्वेश्चन सॉल्व करता है। वो जो समझने का प्रोसेस है उसमें कोई एक ही सोर्स होता है। जैसे मान लो मैंने कोचिंग नहीं ली तो मैं वो एनसीईआरटी पढ़ूंगा। आपने अगर कोचिंग ली तो आपको कोचिंग ने ही ये समझा दिया ना कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। अब आप ये सोचो कि कोचिंग का भी नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी भी पढ़ो और घटना चक्र भी पढ़ो, तो ये डिजास्ट्रस होगा, है ना? तो जो पॉलिटी की बुक है या हिस्ट्री की बुक है, अगर आपको कोचिंग ने वही चीज पढ़ा दी और उसी एनसीईआरटी के आसपास के नोट्स बना के दे दिए, उतना सफिशिएंट है। बहुत सारे बच्चे हैं जो एनसीईआरटी पढ़ बिना पढ़े ही सेलेक्ट होते हैं। कोई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं कि एनसीईआरटी ही पढ़नी है। मोस्टली जो नोट्स होते हैं क्लास नोट्स, उसमें जैसे हिस्ट्री एंशिएंट मिलेवल तो उसमें जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो घटना चक्र की क्वेश्चन घटना चक्र उठाइए तो आप नोट्स भी देखिए, लगभग सारे क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएगा। जो नहीं मिल रहे उसमें जो, हाँ, जो नहीं मिल रहे उसी में ऊपर नीचे ऐड ऑन करिए। जो नोट्स होते हैं उसको जो एनरिचमेंट का प्रोसेस होता है उससे अच्छा कुछ नहीं है, बजाय कि नए नोट्स है। जैसे आपके नोट्स आए, आपने आपके 5 लाइन लिखी हैं, ऊपर जो आपका कॉलम खाली है नीचे खाली है, उसमें अगर आप कोई चीज़ ऐड कर लेते हो ना, वो आपको रिवीजन में बहुत मदद करेगा। क्या हुआ बेटा? हाँ, याद करना पड़ेगा यार, और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रीलिम्स में तो देखो याद ही करना पड़ेगा। क्रोनोलॉजी इन द सेंस व्हाट, करंट अफेयर की क्रोनोलॉजी या हिस्ट्री की? याद, देखो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली मैं बताऊं आपको, जैसे एक कोई चीज आई मैच कराने को कि ये इसको क्रम में लगाइए, तो जो आपको लगता है कि अगर ये जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको सब आता है, उनको नहीं आता। उन 4 ऑप्शन में से उनको 1 या 2 आता है, बट उनको ये पता है कि जैसे ये वाला जो ये वाला जो घटना है ये इससे पहले हुई होगी। एग्जैक्ट उनको सन नहीं पता होता है, बट ये मोटा मोटी पता होता है ये पहले हुई होगी, तो वो गैस करते हैं। आपको क्रोनोलॉजी में याद नहीं करना है, आपको क्रोनोलॉजी में गैस करना है। और गैस करने के लिए क्या होता है कि जिसको 4 में से 3 ऑप्शन आते हैं वो अच्छा गैस करेगा, किसी को 2 ही आते हैं वो 50-50 पे आ जाएगा, किसी को 1 आता है फिर भी वो गैस कर लेगा। पर चारों किसी को, आप ये सोचो कि ये मेरे को चारों आते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर ईयर सामने लिखा है ना कि ये मतलब ये किस सन में हुआ था, ये किस सन में हुआ था, ये ईयर किसी को नहीं पता होता है। लोगों को ये पता होता है यार ये चीज़ पहले हुई होगी, ये चीज़ बाद में हुई होगी, उससे गैस कर लेते हैं। हाँ, तो आपको गैस मतलब प्रीलिम्स में ये जो क्रोनोलॉजी के सवाल होते हैं, इसमें से आधी नॉलेज काम आती है, आधा आपका कॉमन सेंस से गैस काम आता है। और कभी कभी वो गैस आपका 70% सही होता है, कभी 50% सही होता है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते वही 50 से 70 आता है, मतलब वो चीज़। नहीं, कोचिंग के नोट्स मैंने बताए थे और घटना चक्र से अच्छा कुछ नहीं है। मैंने अभी आपको जैसे नोट्स दिखाए हैं, मैं तो बस उतना ही पढ़ता था। अगर इसमें आपको क्या कमी लगेगी, जो मैं आपने मेरा एक कोई टॉपिक देखा होगा अमीर खुसरो का, अब किसी बुक में आप पढ़ोगे तो उसमें आपको वही घूम फिर के चीज़ें 2 पेज में लिखी मिलेंगी कि अमीर खुसरो ने ये किया था, ये किया था। मैंने उसी को 5 लाइन में लिख दिया, इसमें घटना चक्र का सॉल्यूशन क्वेश्चन सारा आ गया। इसमें से बाहर से अगर आएगा तो मेरा भी गलत होगा, बाकी सबका भी गलत होगा। इसके अंदर का आएगा तो मेरा सही होगा, बाकी जिसने रिवीजन किया होगा उसका भी सही होगा। क्या? हाँ, प्रीलिम्स के मेंस में तो बेटा आंसर राइटिंग ही करोगे आप। आंसर राइटिंग मेंस में क्या होता है,
आंसर राइटिंग करते 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 आपको मेंस में जनरली आपको सेंस होता है कि जैसे कि मान लो हड़प्पन कल्चर है, तो उसका आपको एक सेंस होता है। जैसे प्रीलिम्स में क्या पूछते हैं हड़प्पन कल्चर में, ये कौन सी साइट है जो यूपी में है, ठीक है। मेंस में होता है हड़प्पन कल्चर की आप ये विशेषताएं बताइए, तो उसमें ये सेंस होता है कि आपको 4-5 टॉपिक पता हों कि उसमें रोड रेक्टेंगुलर पे थी, 3 स्टेजेस में उसका शहर बना था, ये एक समझने की चीज़ है। अब आपको इसको आंसर में लिखना है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ याद हो। आपको अगर समझ है कि ये 3-4 विशेषताएं, अब उसको बात ये होती है कि आप उसको कैसे लिखते हो, उसको आप लाइन फॉर्म में लिखते हो, उसको कैसे ड्रॉ करके लिखते हो, उसमें डायग्राम बना के लिखते हो, ये इस चीज़ से मार्क्स मिलते हैं। कंटेंट तो आपका उतना ही है, वही 4 विशेषताएं। कोई 4 लाइन में लिखेगा, कोई बॉक्स बना के ऐसे 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 करके लिखेगा, कोई साफ राइटिंग में लिखेगा, कोई इस वो लिखेगा, तो उससे वो प्रैक्टिस से आ जाता है, उससे मार्क्स बढ़ जाते हैं। और मेरा ये सजेशन है मेंस में आप सभी को, इंडेक्सिंग एक चीज़ होती है। जैसे मेंस में अभी आप लोग, अगर आपको और पढ़ना है और समझना है, जो आपके लिए हमेशा काम आएगा, वो है पीवाईक्यूज। मेंस में भी आप पीवाईक्यू देखते हैं कि नहीं देखते? किसके पीवाईक्यू देखते हैं? हाँ हाँ, किसकी आती है? हाँ हाँ। मेंस में एक सजेशन और रहेगा मेरा, एक सर वो वाला एक बहुत छोटा सा सजेशन है, आपके लिए हमेशा काम आएगा, मतलब मेंस का डर खत्म हो जाएगा। आप देखिए प्रीलिम्स तो फिर भी एक बार को आप नोट से पढ़ लोगे, मेंस आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा प्रिपेयर है। तो मेंस के लिए आपको सोर्स लिमिटेड करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास जो सोर्स है आपने वो पढ़ लिया, अगर उसके बाद में एक तरीका बताता हूँ आपको, जो आपको ये वही जो प्रीलिम्स का तरीका है कि मैं इतना ही पढ़ूंगा, इसमें से मेरा मेंस अगर होगा तो होगा, इसके बाहर होगा तो नहीं होगा। उसके लिए तरीका क्या है, मैं आपको एक पेज भेजूंगा, अभी मेरे पास है नहीं। जैसे मैं यूपीएससी के पीवाईक्यू देखे हैं किसी ने? नहीं, उसके मेंस के 2013 से 2025 कितने साल हो गए? 13 ईयर, ठीक है। 2018 से 2025 यूपीएससी यूपी पीसीएस, ये कितने साल हो गए? लगभग 8 से 9 साल हो गए। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, हाँ ठीक है, 8 ईयर हो गए, 25 तक तो आ चुका है। इसमें आप एक काम करोगे, सिलेबस सबको पता है। जैसे मैं कैसे तैयारी करता, जैसे GS3 जो है, मैंने एक भी नोट्स नहीं पढ़ा आज तक, एक भी ना नोट्स पढ़ा ना कुछ पढ़ा। मैंने सिर्फ ये पढ़ा कि GS3 के जितने टॉपिक हैं, जैसे एक टॉपिक है आपका नीति आयोग, दूसरा टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ, ये मतलब ये हो गए आपके इकोनॉमी के। उसी में फिर एग्रीकल्चर आता है, PDS आ गया है ना, एक आ गया इरिगेशन सिस्टम आ गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ गया, ऐसे आ गया। ऐसे जितने छोटे टॉपिक को आप बांट सकते हो। जैसे GS3 में आपने देखा होगा मोटे मोटे तौर पे 5 भागों में बटा है। इकोनॉमी हो गया है, एनवायरनमेंट हो गया है, साइंस हो गया है, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया है और डिजास्टर मैनेजमेंट है। ये 5 भाग हैं मोटे मोटे। उसमें से जो इकोनॉमी है उसको मैंने कम से कम नहीं तो 20 टॉपिक में बांटा था। वो टॉपिक भी अपने मन से नहीं, उसी से उठाए थे आपने जो सिलेबस में है। अब आप ये करो कि जैसे ये पीडीएस का क्वेश्चन है, पीडीएस सॉरी टॉपिक है, मैंने इस टॉपिक को कहीं से नहीं पढ़ा। मैंने ये पढ़ा 2013 से लेकर 25 तक जो यूपीएससी के पीवाईक्यू आए थे। सपोज पीडीएस का क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख लिया, 2014 में तीसरा क्वेश्चन आया था, 2018 में दूसरा क्वेश्चन आया था और 2023 में 5वां क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। पीसीएस में 2020 में चौथा क्वेश्चन आया था। ये 4 क्वेश्चन थे जो पिछले इतने साल में पीडीएस के आए हैं। पीडीएस का टॉपिक उठाओ, ये चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ डालो, क्वेश्चन लिखो खुद से, चाहे तो सॉल्यूशन बना लो, चाहे किसी जो सॉल्व्ड पेपर आते हैं वो पढ़ डालो। आपको कोई भी पीडीएस का आप टॉपिक पढ़ोगे, आपने 10 पेज की थ्योरी पढ़ी होगी, उससे ज्यादा कारगर होगा आपने पीडीएस के 4 क्वेश्चन पढ़ लिए। और मेरा जो तरीका था वो ये था, क्योंकि मैं जॉब में था, मेरे पास पढ़ने के लिए कम समय था, तो मैंने ना जो अपनी मेंस की तैयारी है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ के की है, बजाय कि थ्योरी फॉर्म में। कि जैसे कि ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो सप्लाई चेन की क्या सप्लाई चेन क्या होता है, इसकी क्या थ्योरी है, नहीं पढ़ी मैंने। सप्लाई चेन टॉपिक डाला,
13 से मान लो 2013 में 8वां क्वेश्चन आया, 2015 में 5वां चौथा क्वेश्चन आया, ऐसे करके 5-10 क्वेश्चन हो गए, 5 मान लो यूपीएससी के, 2 पीसीएस के, बस उन्हीं के सॉल्यूशन पढ़ लिए। उससे आपको मैं दो फायदे होते हैं, वो ये होते हैं कि जैसे ही आप ये पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा यार 2020 के बाद तो आया ही नहीं है, तो शायद 26 में आने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। जैसे ये टॉपिक लिखोगे तो जैसे ये 5 बार आया ना, ऐसे ये 15 बार आएगा, उससे आपको लगेगा यार ये टॉपिक बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो इसके आने के चांसेस हैं। ये टॉपिक रिपीट हो रहा है पर पीडीएफ वाला तो 4 साल से नहीं आया, तो शायद इस बार आ जाएगा, आप एंटिसिपेट कर लेते हो। जब आप पीवाईक्यू पढ़ते हो तो एक फायदा ये भी होता है, आप एंटिसिपेट कि 26 में ये क्वेश्चन आ सकता है, वो आप प्रिपेयर रहोगे। ये वाले टॉपिक से बार बार आ रहा है तो ये तो आएगा ही आएगा। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ एक टॉपिक है, उससे बहुत क्वेश्चन आता है, फिक्स है आता है जीएस3 में। इंक्लूसिव ग्रोथ के मान लो 2013 से लेकर 10 क्वेश्चन, यहाँ से 4 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए। आप एक बार बताओ, इंक्लूसिव ग्रोथ के 14 क्वेश्चन यूपीएससी और पीसीएस मिलके बना चुके हैं, 15वां कौन सा नया बन जाएगा? अगर आपने वो 14 के सॉल्यूशन पढ़ लिए तो आपको 14 पता होगा, और 15वां क्वेश्चन जो भी बनेगा उस 14 के मिक्सचर से ही बनेगा, कभी अलग नहीं बनेगा। तो ये मान के चलो कि आप जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको ये नहीं लगेगा ये मैंने पढ़ा नहीं है, आप उन 14 का मिक्सचर मिला के उसको तुरंत बना दोगे। मैं GS3 का आपको बता रहा हूँ, GS1 का बता रहा हूँ। GS1 और GS3 में मैंने कोई थ्योरी पढ़ी ही नहीं। जो आप बता रहे हो ना कि आर्ट एंड कल्चर, जैसे किसी ने पूछा था, आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस इतना वास्ट है कि आप पता ही नहीं कर पाओगे कि कितनी डांस फॉर्म है और कितने आर्किटेक्चर हैं, कितने क्या है। सिर्फ यूपीएससी के और यूपी पीसीएस के, इसके भाई ये 13 साल होते हैं और ये होते हैं आपके 8 साल। 13 और 8 21, 21 गुणे 20 कितने हो गए? लगभग ये हुआ, मतलब मैंने मल्टीप्लाई नहीं। आप GS1 के 20 क्वेश्चन के लिए 420 क्वेश्चन का सेट पढ़ लोगे तो 420 क्वेश्चन के सेट में से 20 में से आपको 13 ऐसे मिल जाएंगे। और जितने भी लोग जो टॉपर हैं वो 20 के, आपको भी ये पता होगा 20 के 20 क्वेश्चन किसी को नहीं आते। जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है, जैसे इस बार मेरी प्रिपरेशन 24 वाली ठीक थी तो मुझे 20 में से 15 क्वेश्चन आ जाते थे, 14 आ जाते थे। लेकिन उन 15 में से 10-12 तो इन्हीं पीवाईक्यू से रहते थे। जैसे इस बार भी जो लोग पीवाईक्यू नहीं पढ़ते हैं, संगम लिटरेचर का क्वेश्चन यूपीएससी के पीवाईक्यू में 2013 में एक क्वेश्चन आया था, संगम लिटरेचर, जाके सर्च करिएगा मेंस में। पीसीएस में 2018 से 25 तक संगम लिटरेचर का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, पर मैंने 2000 पीवाईक्यू पढ़ा था। तो जो आर्ट एंड कल्चर का आप पोर्शन बता रहे हो, मैंने जैसे आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री ये मार्क कर ली थी कि यार ये बुक से तो इसका कोई अंत नहीं है। भाई हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री, यूरोपियन आए, फिर ये मूवमेंट आया, वो मूवमेंट आया, इस मूवमेंट से हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ा। तो जब 2013 में संगम लिटरेचर का क्वेश्चन आया, अब संगम लिटरेचर जनरली आप प्रीलिम्स में पढ़ना अलग बात है, पर अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आप नहीं बता पाओगे बहुत ज़्यादा। अगर ये पूछा जाए कि संगम लिटरेचर से कैसे आप उस समय की सोसाइटी के बारे में प्रकाश डाल सकते हो, तो अब ये बुक में पढ़ना और आपको ये पता ही नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या क्वेश्चन बनेगा। जब भी आप थ्योरी पढ़ते होगे ना तो एक हमेशा ये रहता है कि यार ये थ्योरी तो है पर इसमें से क्या क्वेश्चन बन जाएगा। वो जो क्या क्वेश्चन बन जाएगा वो आप पीवाईक्यू जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा यार इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसी के आसपास का कुछ बनेगा। संगम लिटरेचर 2013 में क्वेश्चन आया था, मैं सुबह ही पढ़ के गया था, मतलब कई बार पढ़ा था पर पेपर से पहले पढ़ के गया था। और पीसीएस और सारे लोगों का ये होता है कि वो एक दूसरे से कॉपी करते हैं। आपको ऐसा लगता होगा पीसीएस जो है वो यूपीएससी से कम अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ यूपीएससी का ही क्वेश्चन पीसीएस से कॉपी करता है अगर आप पीवाईक्यू पे जाओगे। मतलब इस बार 2025 का मैंने अटेम्प्ट दिया था यूपीएससी मेंस का, और 2024 का यूपीएससी मेंस जून में हुआ है, आपको पता होगा। 2024 का यूपी पीसीएस मेंस जो होता है, यूपी पीसीएस मेंस 30 जून 2025 को हुआ है, और यूपीएससी 25 का मेंस अगस्त में हुआ था। तो मैं मेंस दे के गया था, उसमें एक सुनामी का क्वेश्चन था, वो पीसीएस में आया था, उसी को कॉपी करके यूपीएससी ने डाल दिया। ये लोग आपस में एक दूसरे से कॉपी करते हैं। 2013 का क्वेश्चन था संगम लिटरेचर का, जो जनरली लोग बुक में नहीं पढ़ते हैं, और बुक में पढ़ते हैं तो उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं कि वो मतलब उसके इस एस्पेक्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि बुक में आप संगम लिटरेचर पढ़ते हो। 2013 में जो क्वेश्चन था उसके सोशल एस्पेक्ट पे पूछा था, तो वो वहीं से ही मिल सकता था सोल्यूशन, क्योंकि बुक में भाई बुक तो थ्योरी बता रही है, वो उस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में डाल के आपको नोट्स नहीं बना रहा है ना। मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा और पीसीएस ने ये पूरा, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आर्ट एंड कल्चर में संगम लिटरेचर अभी तक 2018 से आया नहीं है, तो आ सकता है। एग्जैक्टली आ गया। अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं आता था तो ऑन एन एवरेज उन्होंने अपनी नॉलेज से कुछ लिखा होगा, पर ये हूबहू मैंने लिख दिया।
इससे क्या होता है, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन हूबहू आप पढ़े हो तो आपको सोचने का समय बच गया, तो आपका 1 मिनट या 30 सेकंड बच गया। वो आपको अभी लग रहा होगा 1 मिनट 30 सेकंड बहुत बड़ी बात होती है, 20 क्वेश्चन पूरे लिख लेना। तो कोई पेपर ऐसा नहीं था जिसमें मैंने 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट ना किए हों, कर दिए। वो क्यों किए? क्योंकि 20 में से 12-13 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट आते थे, तो आपके सोचने का समय बच जाता है। जब सोचने का समय बच जाता है तो पेपर आया, खटाखट खटाखट लिखा। अब सोचने का समय आप उन 5-6 क्वेश्चन में लगाओगे। अदरवाइज आप 30 सेकंड ये सोचोगे कि अच्छा इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ क्या नहीं। संगम लिटरेचर का क्वेश्चन ऐसे ही आ गया। तो जो आर्ट एंड कल्चर है वो सिर्फ मैंने पीवाईक्यू से पढ़ा था, पीवाईक्यू ऑफ दिस दिस। 13 और 8 कितने हो गए? 21 साल के पीवाईक्यू पढ़ोगे तो उसमें आपको मौर्यन आर्किटेक्चर का भी क्वेश्चन मिलेगा, हड़प्पन कल्चर का भी मिल जाएगा, वैदिक एज का भी मिल जाएगा, और आपको सतवाहन एम्पायर का भी मिल जाएगा, चंदेलास का भी मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा। तो जो सबके क्वेश्चन आप एक एक बार पढ़ लोगे, तो अगर डायरेक्टली भी नहीं आएगा, टॉपिक तो यही है, इन्हीं टॉपिक से इनडायरेक्टली भी आएगा, तो जो आपने आंसर पढ़े रखे होंगे उसी से डिराइव करके आप एक नया आंसर बना दोगे, क्योंकि आपने पढ़। पर अगर आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, तो थ्योरी में आपने सीधी थ्योरी तो सीधी सीधी होती है ना, कि हड़प्पन कल्चर ये था ये था ये था। क्वेश्चन आता है दूसरी तरीके से, जैसे संगम लिटरेचर में आपने सीधा सीधा पढ़ा होगा, जो हिस्ट्री की बुक में है, क्वेश्चन आएगा संगम लिटरेचर से कैसे उस समय की सोशल इश्यूज को आप ड्राइव कर सकते हो। अब आपको सोचने में टाइम जाएगा कि यार जो मैंने थ्योरी पढ़ी थी इसमें से मैं कौन सा एंगल निकालूं कोई सोसाइटी में। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है तो आप सीधा सीधा लिख दोगे, तो सोचने का समय बचता है। तो मेंस के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। आपके पास कोई सिलेबस नहीं हो, कोई रिसोर्स नहीं हो, आप ये पढ़ लो, आपका मेंस हो जाएगा। मैंने भी सोचा कि मॉडर्न के लिए स्ट्रक्चर बनाऊंगी, वो करने के बजाय मैं क्वेश्चन उठाऊं, हाँ, वो कैसा मॉडर्न हिस्ट्री की अगर आपको मतलब वो देखना है तो आप एक बार अगर आपको ये देखना है तो आप एक बार ना ये कर सकते हो, एक बार रीड कर सकते हो नॉलेज के लिए, कि क्रोनोलॉजी क्या है, कि मतलब कब असहयोग आंदोलन हुआ, कब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, एक मोटा मोटी आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ, मतलब समझने के लिए। फिर क्वेश्चन सॉल्व जो है आप पीवाईक्यू से करो। पर अगर आपको समझ नहीं है तब आप मत उठाओ, पहले एक बार मोटा मोटी हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी समझ लो, कि कब मिडिवियल में कब अकबर आया था, अकबर के बाद कौन आया था, वो क्रोनोलॉजी एक बार समझ लोगे, फिर पीवाईक्यू लगाओ आप। और किसी को कुछ पूछना है? यस सर। सर मैं ये पूछ रहा था, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। नहीं नहीं, आप लोग अगर मतलब आपको रिलैक्स चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हो। हाँ तो मैंने हाँ। अभी जस्ट स्टार्ट किया, लाइक मैंने एडमिशन ही आज लिया है, तो लाइक मुझे जो थोड़ा बहुत बेसिक्स पता है, तो उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं मतलब मैं लाइक कहाँ से पढूं, कुछ लाइक। मत पढ़ो, बेसिक जो आपको बेसिक पता है कोचिंग से पढ़ो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब प्रीलिम्स के लिए ना, हाँ। प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू 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 घटना चक्र, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, इससे बेस्ट कुछ भी लाइक नहीं है। अभी तो मुझे समझ में जो भी थोड़ा बहुत आ रहा है हाँ हाँ। वो तो ठीक है, पर जो चीज़ें जैसे अभी आप जैसे बता रहे हैं, जो पीवाईक्यू पढ़ूंगा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उसको लाइक। तो पहले समझ बढ़ाओ अपनी। हाँ पर जैसे मान लो बहुत बड़ा सिलेबस है, हाँ आपने एक टॉपिक लिखा, उसकी तो समझ आई, हाँ हाँ उस एक टॉपिक के बारे में आप क्या आंसर लिख सकते हो। हाँ, ये कर सकते। जैसे आपने मान लो पहला ही टॉपिक पढ़ा, अभी तो आपने शुरुआत की है, पर अगर मैं बोलूँ कि चलो एक टॉपिक आपने कोचिंग से पढ़ लिया, तो मैं इस टॉपिक के बिहाफ में मैं क्या क्या आंसर लिख सकता हूँ, बजाय कि ये सोचने की कि अभी तो मेरी शुरुआत है, मैं पहले सारा सिलेबस पढ़ लेता हूँ तब आंसर लिखता हूँ। हाँ, एक एक टॉपिक में ना गो वन बाई वन स्टेप। पर ये मत सोचो कि मैं सारा करने के बाद ही मतलब कुछ अच्छा लिखूंगा, बहुत बेहतरीन लिखूंगा। एक टॉपिक काफी है, तो अभी आपने शुरुआत की है, हाँ जस्ट कोई एक टॉपिक पढ़ा होगा, मान लो एनवायरनमेंट का कोई अभी एक टॉपिक पढ़ा। क्लाइमेट चेंज एंड हाँ, नेचुरल पार्क्स एंड। पढ़ा है। हाँ अब देखो यूपीएससी पीवाईक्यू में जाओ 2013 से 25 में, एनवायरनमेंट का सेक्शन जाओ, एनवायरनमेंट के सेक्शन में मैंने तो मतलब मैंने इंडेक्सिंग कर रखी थी कि एनवायरनमेंट सेक्शन ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन क्या है, क्लाइमेट चेंज का क्या है, एयर पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का, जितने भागों में बांट दो, उसमें से क्लाइमेट चेंज वाला सेक्शन उठाओ, कि क्लाइमेट चेंज में 2018 में 17वें नंबर का क्वेश्चन एनवायरनमेंट में GS3 का क्लाइमेट चेंज से था, उसका आंसर मैं कैसे लिख दूँ। बस इतना ही आंसर, बाकी एनवायरनमेंट में मत जाओ पूरा, है ना। ठीक है, बाकी जो डाउट्स होंगे हम लोग हाँ, आगे बहुत किसी लंबा। सेशन में रख लेंगे, ठीक है। और आप बता दीजिए ये किसको देना है भाई, इसकी जरूरत नहीं है, ले लो। सर सर आई थिंक कुछ क्लियर हुआ आपको, कुछ क्लैरिटी आई। बहुत ज़्यादा सर। चलो बढ़िया है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। माइक हटा देते हैं, अच्छा रहेगा ना। नहीं ठीक है।
थैंक यू। सर थैंक यू। ठीक है। फोटो राहुल आप मुझसे फोटो भेजिए प्लीज। ठीक है। ठीक फोटो सही है, आएगी? आई होप आप लोग आंसर लिखोगे कल से, एक एक आंसर। हाँ ये बुक है, ये बहुत बढ़िया बुक है। जैसे ये सब क्या है, पीवाईक्यू है। मेरा कहना है इंडेक्सिंग एक वर्ड होता है, इस सब टॉपिक को ढूंढ के जितना आप बनाओगे उतना आपके